नमस्कार बच्चों, आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे होंगे, पूरी उम्मीद है। आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 के इतिहास अध्याय 3 आरंभिक किसान और चरवाहे पाठ को पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हम इस पाठ में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आरंभिक समय में लोग खेती कब शुरुआत किया, पशुओं को पालना कब शुरू किया। साथ ही साथ आज हम लोग यह भी सीखेंगे कि पहिए का आविष्कार कब हुआ या उसके आविष्कार के बाद क्या लाभ हुआ। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग सीखने से पहले आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मीना शहर में पढ़ती थी। वह गांव के माहौल से बहुत दूर रहती थी। एक बार वह अपने छुट्टियों में अपने नाना के घर घूमने के लिए गई। जब वह गांव में गई थी तो वहां जो खेत थे, उन खेतों में उन्होंने लहलहाती कई तरह के फसलों को देखी। गेहूं की लहलहाते फसल, चने के खेत, मटर के खेत, साथ ही साथ बहुत सारे खेतों में उन्होंने सब्जियां को भी देखा। उन सब्जियों में बहुत सारे बैगन के, फूलगोभी के, अन्य तरह के सब्जियां उपजाए हुए थे। उन्होंने गांव में जब आगे गई, प्रवेश की, तो लोगों के घरों में कई तरह के जानवर को देखे जिसे मनुष्य अपने घर में पाले हुए थे। उसके दिमाग में कुछ प्रश्न आया जब वह अपने नाना के घर गई, और जब वह खाने के लिए बैठी तो उसके नानी ने उसे चावल दिया, सब्जियां दी और बहुत सारे व्यंजन भोजन के रूप में उसे दिया गया। वह थोड़ा सा सोचने लगी और समझने लगे कि ये जो चावल, दाल या सब्जी जो आया है, इसे आखिर किसानों ने कब से पैदा करना शुरू किया, यानी इसे उपजाना कब शुरू किया। तब क्या हुआ, उसकी नानी ने इतिहास के पन्नों को खंगालना शुरू किया और उसे समझाना शुरू किया। तो आइए बच्चों, हम लोग भी मीना के साथ समझने का प्रयास करते हैं। आज जो हम लोग देखते हैं खेती बाड़ी या जो पशुपालन का जो आज हम लोग रूप देखते हैं, यह हमेशा ऐसा नहीं था, बल्कि उस समय आरंभिक समय में मनुष्य अपनी उत्पत्ति काल से एक लंबे समय तक शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वे जंगलों पर आश्रित रहते थे, जंगली जानवरों पर आश्रित रहते थे। कहने का अर्थ है कि वे अपना भोजन जंगली जानवरों को मारना और जंगलों से कंद, फल, जड़ी बूटियां इत्यादि इकट्ठा करना, वे आश्रित रहते थे जानवरों पर, जंगल के फलों पर, जंगल के पेड़ पौधों पर। तो वे क्या करते थे, जानवरों को मार करके खाते थे, जंगल के फलों को इकट्ठा करके वे खाते थे। उस समय उनका एक ही लक्ष्य यही रहता था कि जंगली जानवरों को मारना और जंगली फल कंदमूल को जमा करना। वे एक जगह से दूसरे जगह घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। कहने का तात्पर्य हुआ कि वे लोग अपने बच्चों के साथ एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, अर्थात कहीं भी अस्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। उस समय वे लोग किस प्रकार से रहते थे, तो एक समूह में रहते थे, एक झुंड में रहते थे। झुंड में पुरुष भी रहते थे, स्त्री भी रहते थे, उनके बच्चे भी रहते थे। तो इतिहासकार इन लोगों को
आखेटक या खाद्य संग्राहक का नाम दिया। बच्चों, मैंने पिछले अध्याय में आपको आखेटक और खाद्य संग्राहक के बारे में बतलाया था। बाद में इनका जीवन आज से 10,000 वर्ष बाद, वे आज से लगभग 10,000 वर्ष बाद खेती करना शुरू किया और पशुपालन करना शुरू किया। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ में, आरंभिक किसान और चरवाहे पाठ में, हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में कब अपने आप को बदला, अर्थात वे खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में कब बने। तो ये आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे कृषि की शुरुआत। बच्चों, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। आपको मैंने पिछले अध्याय में पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में आपको जानकारी दी हुई थी और आप भली भांति समझ गए होंगे। मैंने आपको पिछले अध्याय में बतलाया था बच्चों कि जलवायु परिवर्तन होने से क्या क्या परिवर्तन हुए थे, ये आप समझ गए होंगे। पुनः मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे रहा हूं कि जब जलवायु परिवर्तन हुए थे तो घास वाले मैदान बनने लगे थे, गर्मी बढ़ने लगी थी, प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव होने लगा था और इसी क्रम में आदिम मानवों ने देखा होगा कि कुछ पौधों के पकने के बाद उसके बीज डंठल से या तने से टूट करके गिर जाते थे और गिरने के पश्चात जमीन पर वह धूप से, बारिश से, मौसम के अनुसार उन बीजों में नया अंकुरन आ जाता था और उस अंकुरन आने के बाद उसमें क्या होता थे, एक नए पौधे का उगाता था। यह घटना लोगों को आश्चर्यजनक लगा, कौतूहल से कम नहीं होगा। अब क्या हुआ, कालांतर में समय बीतने के बाद वे इन बीजों को एकत्र करना शुरू किए और वर्षा के दिनों में, बरसात के दिनों में जहां वे रहते थे, जैसे हमने बताया था कि वे गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, तो वे अपने गुफा और कंदरा के समीप में उस बीज को उन्होंने डालना शुरू कर दिया, अर्थात बुआई करना शुरू किया। जब वे बुआई करने लगे तो कुछ देखभाल भी आवश्यकता है, तो उन्होंने देखभाल करना शुरू किया ताकि वे पौधे बढ़ सके और बीज पक सके। इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे कई फसलों को उपजाना शुरू किया, जैसे गेहूं है, चावल है। इन सब को जब वे खाने लगे, उपजाने लगे, तो वे एक जगह अस्थायी होने लगे और इस प्रकार से वे किसान बन गए और खेती करना शुरू कर दिया। बच्चों, कृषि की शुरुआत अर्थात खेती की शुरुआत से मनुष्यों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। हम जानते हैं कि बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक या तैयार होने तक समय लगता है। 1 माह, 2 माह, 3 माह भी लगता है। हम क्या करते हैं, उसकी देखभाल करना पड़ता है। तो प्राचीन काल में प्राचीन आदिम मानवों ने भी उन बीजों को बोना शुरू किया, उपजाना शुरू किया और वे खेती करना शुरू किए और समय के साथ देखभाल करना। जब वे देखभाल करने लगे तो वे क्या हो गए, एक स्थान पर रहने का विचार शुरू किया। तो इस प्रकार से खेती की शुरुआत हो गई। तो आप समझ गए बच्चों कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। खेती की शुरुआत से बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए। आज आपके घर में, हमारे घर में देखते हैं कि खेतों में कई तरह के फसल हम लोग उगाते हैं।
बच्चों, आप यह भी जानते होंगे कि जब हम लोग खेती की शुरुआत जब हुई और जब लोग कृषि करने लगे, फसलों को उत्पादन करने लगे, तो इस प्रकार वे खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में अपने आप को बदल लिए। कहने का अर्थ हुआ खाद्य संग्राहक या आखेटक जो जंगलों पर घूमते थे, कंदमूल फलों, पेड़ पौधों के फलों को वे आश्रित थे, इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, वे खाद्य संग्राहक के रूप में थे। लेकिन जब उन्होंने बीजों को बोना शुरू किया, फसलों को उगाना शुरू किया, एक जगह रह करके अस्थायी रूप से निवास करने लगा, अर्थात वे तब अपने आप को खाद्य उत्पादक के रूप में बदल दिया। बच्चों ध्यान रखिएगा कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन, पशु को पालना। आपके घर में भी कई तरह के जानवर पाले जाते होंगे, तो मनुष्यों ने पशुपालन की शुरुआत कैसे की? तो जैसा कि मैंने बताया था कि मौसम परिवर्तन होने के कारण घास वाले मैदान हो गए, तो घास खाने वाले जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, अर्थात संख्या बढ़ने लगी। ये जानवर मनुष्यों के साथ रहते थे, उनके साथ झुंड में रहा करते थे। कुछ जानवरों से मनुष्य डरता था, कुछ जानवरों से भय खाता था। ऐसा हुआ होगा कि मानो अपने घरों में के पास, मनुष्य अपने घरों के पास चारा रख करके इन जानवरों को आकर्षित करने लगा। धीरे 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 समय बदलते गया, तो जानवर भी क्या हो गए, मनुष्यों के साथ घुल मिल गए, मानवों से परिचित होने लगा, अर्थात मनुष्यों की बोली जानवर भी समझने लगे। आज अब भी बच्चों अपने घर में पालतू जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी आवाज को वो पकड़ते हैं, आप उसे जिस प्रकार से बुलाते हैं वे आ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जानवर भी मनुष्य की बोली को समझने लगा। इसी क्रम में मनुष्य ने धीरे धीरे जानवरों को पालतू बनाना सीखा। बच्चों मैंने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले उन्होंने जंगली कुत्ता को पालतू बनाया था। बाद में गाय, बैल, भेड़, बकरी और सूअर पालने लगे, और जब वे पालने लगे इन जानवरों को, तब वे पशुपालक कहलाए। तो पशुपालक क्यों कहलाए? कि जब वे जानवरों को पालना शुरू किया। कौन कौन से जानवर? तो गाय, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि। अब इनसे उनको क्या क्या मिलता था? जानवरों से सिर्फ मांस के रूप में ही भोजन मिलता था या अन्य कुछ भी मिलता था? तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कुछ जानवर दूध देती है, तो उन दूध के लिए भी उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। साथ ही साथ कुछ अंडे देती है, तो अंडे खाने के लिए भी उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया। खेती जब वे करने लगे, तो जो खेती करने के जो सहायक होते थे बैलों को, जिसे वे हल चलाते थे, तो बैल पालना शुरू किया। तो इस तरह से धीरे 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 उन्होंने खेती भी करना सीखा और पशुओं को पालना भी सीखा। तो वे पशुपालक कहलाने लगे। पशुपालन का करने से उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भोजन के रूप में उन्हें जानवरों से दूध और मांस मिलने लगा। इस प्रकार जानवर मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए एक चलता फिरता भोजन का भंडार था। बच्चों, एक स्थान है बुर्ज होम। बुर्ज होम में एक जब उसकी खुदाई हुई थी, तो उस खुदाई के समय वहां एक कब्र में एक कुत्ता और उसके मालिक को एक साथ दफनाया गया था। इसके प्रमाण मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया और कुत्ता को उन्होंने अपना निकट समझा। कहने का मतलब कुत्ता उनके लिए प्यारा हो गया। तो इस प्रकार
बच्चों आप भी लिख सकते हैं कि जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्त होता है। तो आप स्वयं लिख सकते हैं। बच्चों आइए हम आगे चलते हैं। पहिया का आविष्कार। पहिया आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में साइकिल होंगे, मोटरसाइकिल होंगे, आपने सड़क पर बस देखे होंगे, उनमें जो चक्के लगे रहते थे। तो सोचिए कि ये चक्के उस समय का चक्का कैसा था, या ये पहिया जो गोल बना इसका आविष्कार कैसे हुआ। तो जब वे जंगलों में रहा करते थे, जब जंगलों में घुमा करते थे, या जब वे धीरे धीरे खेती करना शुरू किया, एक जगह स्थायी रहना शुरू किया, तो उसको अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उन्होंने पत्थरों को गोल पत्थरों पर रख करके उसको लुढ़काते हुए बढ़ने लगा। या ऐसा भी हुआ होगा कि मनुष्यों ने पेड़ के तने को, है ना, पेड़ के गोल तने को किसी ढलान स्थान पर लुढ़कते हुए उन्होंने देखा होगा। तब वे क्या हुए, उनके दिमाग में पहिया बनाने के लिए प्रेरित हुआ होगा। कई समय के बाद उन्होंने पेड़ के तनों को, तख्तियों को जोड़ करके उसकी गोल आकृति, तने के गोल आकृतियों से उन्होंने पहिए बनाना शुरू किया। अब वे जब पहिए बनाना शुरू कर लिए, पहियों से उन्हें यह लाभ होने लगा कि वे मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, सूत काटने लगे, और जो खेतों में उत्पादन करते थे तो वे माल ढोने के लिए, फसल ढोने के लिए भी उसका प्रयोग करने लगा। बच्चों आपके गांव घरों में बैलगाड़ी देखे होंगे, तो आप बता सकते हैं कि बैलगाड़ी का पहिया किससे बना हुआ है? तो आपका जवाब होगा लकड़ी से। कुछ समय के बाद वो लकड़ी से बदल के लोहे की भी पहिया आपने देखा होगा। अभी जो आपके घर में मोटरसाइकिल या जो बस हैं उनके पहिए रबड़ के रहते हैं। साइकिल के जो भी पहिए देखते होंगे वे भी रबड़ के रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया, मनुष्य अपना जीवन आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे लोहे के, रबड़ से उन्होंने पहिया बनाना शुरू किया। तो बच्चों अभी के समय में पहिया का प्रयोग कहां कहां होता है यह आप जरूर जानते हैं, और आप इसे जरूर याद रखिए कि पहियों का आविष्कार कहां कहां होता है। कभी आपने कुम्हार को चाक पर मिट्टी के बर्तन, दिया बनाते हुए देखा होगा, तो वो जो गोल सा है वह भी एक क्या है? पहिया है। सूत काटने का भी प्रयोग, सूत जैसे कपड़े में जो ये धागे जो बनते हैं, तो सूत काटने के लिए, धागा काटने के लिए भी पहिया का लोग उपयोग किया। तो बच्चों पहिए की शुरुआत कैसे हुई आप समझ गए होंगे। तो एक बार पुनः आप जान लीजिए कि प्राचीन मानवों ने पेड़ों को या बड़े बड़े गोलाकार पत्थरों को लुढ़कते हुए देखा होगा, और उससे इन्होंने पहिया का आविष्कार करने की प्रेरणा मिली होगी। और बाद में उन्होंने लकड़ी के तख्तों के सहारे, लकड़ी के तख्तों को जोड़ करके गोल आकृति का पहिया बनाना शुरू किया। तो ये थे बच्चों पहिए की आविष्कार। अब हम चलते हैं अस्थायी जीवन की ओर, या आरंभिक गांव की स्थापना। मैंने बताया जब वे खेती करने लग गए, जानवरों को जब पालने लगे, तो जानवरों की देखभाल के लिए, खेती करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए वे एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे एक गांव बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो बसने की प्रक्रिया क्या है? तो बच्चों बसने की प्रक्रिया का हम ऐसे समझते हैं कि मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा एक जगह रहकर पौधे को उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। जब मनुष्य
जानवरों को देखभाल करने के लिए एक जगह रहना शुरू किया, फसलों को पौधों को उगाने के लिए एक जगह रहना शुरू किया। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बसने की प्रक्रिया। खेती, पशुपालन, आग के प्रयोग ने अर्थात इनके आविष्कार ने मनुष्यों को अस्थायी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वे अब जगह जगह पर घर बना करके रहने लगे। आपके गांव में भी बच्चे आप देखे होंगे, आप बहुत सारे घर देखे होंगे, कहीं पक्के मकान देखे होंगे, कहीं कच्चे मकान देखे होंगे। तो उस समय लोग किस प्रकार का मकान बना करके रहते थे? तो मिट्टी के मकान, मिट्टी के घर पराया वे बनाते थे। कुछ लोग जमीन के अंदर में मिट्टी के घर जमीन के अंदर भी बनाते थे। तो जो जमीन के अंदर बने जो घर हैं उसे हम गर्तवास कहते हैं। गर्तवास किसे कहते हैं बच्चों? तो जमीन के अंदर बने घर को गर्तवास कहते हैं। वहां उस घर में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। ऐसे घर के प्रमाण बुर्जों और गुफ काराल में मिले हैं। बुर्जों और गुफ काराल में ऐसे घर गर्तवास के रूप में जो प्रमाण है वो हमें मिले हैं, जहां जमीन के अंदर में वो घर बने थे। आप अपने पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 26 को जब देखेंगे तो वहां आपको कुछ वैसे बने हुए घर के चित्र नजर आएंगे जो जमीन के अंदर बने हुए थे। यह दोनों पूरा स्थल कश्मीर में स्थित है। पराया उन लोगों का घर आज की तरह बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे। आज तो आपके घर में जो देखते होंगे बच्चों बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे, कमरे भी बड़े नजर आते हैं। और आज हर किन्हीं का भी घर अगर देखा जाए तो 2 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे के बने होते थे। लेकिन उस समय उन लोगों का घर छोटा होता था। कहीं कहीं, सभी जगह तो नहीं, कहीं कहीं उनके घर क्या होते थे? बड़े घर भी बने होते थे जिसमें 4 या अधिक कमरे होते थे। बच्चों, मेहरगढ़ गांव बहुत छोटे थे एवं झोपड़ियां एक दूसरे के नजदीक होती थी। मेहरगढ़ में मेहरगढ़ अभी कहां है? तो बच्चों याद रखेंगे कि मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ नाम का एक जगह है। तो वहां मेहरगढ़ का जब खुदाई हुआ था तो वहां पर गांव जो बने, उस गांव में जो घर बने थे वह बहुत छोटे छोटे थे। झोपड़ियां एक दूसरे के नजदीक में थी। पुरातत्वविदों को, अर्थात पुरातत्वविद जो थे, उनको इन घरों के अंदर और बाहर आग के बारे में बताया था। आग जलाने के कई जगह प्रमाण मिले हैं। इससे यह पता चलता है अंदर और बाहर, अर्थात अंदर वे कब खाना बनाते होंगे? तो बारिश के दिनों में या जाड़े के दिनों में। और बाहर कब बनाते होंगे? तो गर्मी के दिनों में। तो इससे ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लोग मौसम के अनुसार खाना घर के अंदर और घर के बाहर बनाते हैं। बच्चों, मैंने पिछले पाठ में आप लोगों को बताया था कि कई जगह से पत्थरों की भी औजार खुदाई में मिले हैं। लेकिन ये औजार पूरा पाषाण काल के औजारों की तुलना में अच्छे और तेज होते थे। इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता था। इस काल में पहले पत्थर के या हड्डियों से बने हुए औजार थे। नवपाषाण काल में कुछ सामग्रियों से जो औजार बनाए जाते थे, उन औजारों में प्रमुख औजार क्या थे? तो परस्तर, कुल्हाड़ी, बेधक, बंसुली, खुर्ची आदि थे। कहीं कहीं हड्डियों के भी बने औजार मिलते हैं। ओखली आप समझते होंगे बच्चों।
एक लोहे का, आप देखे होंगे, आपके घर में भी होगा, ओखली, और एक मूसल होता था, जैसे कुछ मसाले वगैरह पीसने के लिए या चावल या आटा तैयार करने के लिए उसमें उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कहीं कहीं ओखली और मूसल का प्रयोग अनाजों को पीसने या साफ करने के लिए होता होगा, यह भी प्रमाण में मिला है। बच्चों, हम आगे चलते हैं। एक चीज आप लोग जानकारी रखिए कि बसने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई। तो बसने की प्रक्रिया 12,000 वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। बच्चों, नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे, जो कई पीढ़ियों का से समूह में रहना सीख गए, अर्थात वे झुंड में रहते थे, एक साथ रहते थे। इस काल में लोग मृद भांड का उपयोग करते थे। कभी कभी ये मिट्टी के बर्तन को भी सजाते थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अनाजों के भंडारण के लिए होता था। बाद में इन बर्तनों का प्रयोग वे खाना बनाने में करने लगे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, श्रम मतलब होता है काम करना, विभाजन मतलब बंटवारा। तो उस समय मनुष्य, मानव जो समूह में रहते थे, काम का बंटवारा करके चलते थे। कोई बर्तन बनाने का काम करता था, कोई औजार बनाने का काम करता था, कोई पशुओं को पालने का, देखभाल करने का काम करते थे, कोई खेती का भी कार्य करते थे, कोई सजावट के कार्य करते थे। तो उस समय यह पता चलता है कि इस समय नवपाषाण काल में श्रम विभाजन की भी झलक हमें देखने को मिलती है। कुछ लोग खेतों में भी काम करते थे, कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, कुछ औजार और हथियार बनाते थे। अब स्त्रियां क्या करती थी? तो स्त्रियां घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी। बच्चे घर में सूखते हुए अनाज की पशुओं और पंछियों से सुरक्षा करते थे। ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुआ। कहीं कहीं कृषि तथा पशुपालन को अपनाया गया। कहने का अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों में लोग पशु ही पालना शुरू किए, खेती नहीं शुरू किया। कहीं लोग खेती करना शुरू किए, पशुओं को पालना नहीं शुरू किए। अर्थात मौसम के अनुसार ये अपनी जीविका का पालन करते थे। बच्चों, हम अभी आगे चलेंगे कि प्राचीन काल में जो किसान और चरवाहे थे, उस समय के क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिला है। तो कहां कहां मिला है, किस राज्य में मिला है, और उस समय ये कि खेती से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, पहियों से संबंधित हमें कौन कौन से प्रमाण प्राप्त हुए हैं, आइए अब हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आइए अब हम कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो नवपाषाण काल में के लोगों का जीवन के बारे में जानकारियां हमें कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविद लोग क्या करते थे? सबसे पहले जो चिन्हित क्षेत्र था या चिन्हित स्थान था, उनका वहां खुदाई करवाते थे। खुदाई करने के बाद जो सामग्रियां प्राप्त होती थी, उन सामग्रियों का अध्ययन करते थे, और अध्ययन करने के बाद, जानने के बाद वे जानकारी देते थे कि यह किस स्थान तथा किस काल का बना हुआ था, उस काल में लोगों का जीवन कैसा रहा था, किस प्रकार वे जीवन व्यतीत करते थे। तो पुरातत्वविद क्या करते थे? उन स्थानों को जो चिन्हित करते थे,
कई स्थानों को चिन्हित किया और खुदाई करवाई। तो खुदाई करने के पश्चात जो सामग्रियां मिली थी, उन्हीं सामग्रियों से आदि मानवों के खेती करने का और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी कई जगहों पर पुरातत्वविदों ने खुदाई करवाई, खनन का काम करवाया। तो खनन के काम करने के बाद कई तरह के साक्ष्य या प्रमाण खेती करने के और पशु पालने के मिले हैं, जो बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश, हमारा झारखंड में भी मिला है। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि वह कौन कौन सा स्थल है जहां पर उस समय के क्या क्या सामग्रियां मिली है और वह किस राज्य में है। तो बच्चों, सबसे पहले हम कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर में एक स्थल है बुर्ज होम। तो कश्मीर के बुर्ज होम में क्या मिला है? तो पत्थर के औजार। उस औजार में क्या थे? कुल्हाड़ी जो पत्थर के बने थे, बंसुली, खुर्ची, बेधक और भेड़ बकरी की हड्डियां। इससे क्या पता चलता है कि भेड़ बकरी का वे पालन करते थे। जौ, गेहूं, मटर के दाने, इन जौ, गेहूं, मटर के दाने से यह समझ में आता है कि कश्मीर में उस समय उस क्षेत्र में जौ, गेहूं और मटर की खेती अधिक करते थे और वहां के लोग भेड़ बकरी को पालते थे। ये था हमारा कश्मीर। अब हम चलते हैं चिरांद। चिरांद जो बिहार राज्य में, हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, वहीं एक स्थल है चिरांद, जहां खुदाई किया पुरातत्वविदों ने। तो वहां परस्तर, कुल्हाड़ी, सिलबट्टा। सिलबट्टा तो आप समझते होंगे बच्चों, सिलबट्टा क्या है? तो जो हम लोग आज घर में मसाला जो पीसते हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में सिलोट लोढ़ा कहते हैं। तो सिलबट्टा, हड्डी से बनी हुई छेनी। छेनी का जानते हैं हम लोग, आज छेनी से लोहा को भी काटते हैं, या घर में ढलाई या बहुत सा ढलाई को काटने में या छेद करने में छेनी का हम लोग प्रयोग है। तो उस समय हड्डी से बनी हुई छेनी, बाण, कुदाल और मृदभान मिले हैं। बाण, हड्डियों से बनी बाण, इससे यह पता चलता है कि वे लोग शिकार के भी शौकीन थे। तो ये थे हमारा चिरांद में पाए गई सामग्री। अब आइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक स्थल है पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली की जब खुदाई की गई तो वहां परस्तर, कुल्हाड़ी, मृदभान, चना, मूंग, गाय, भैंस, सुअर आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो लोग वास कर रहे थे उस समय इनका प्रयोग करता था। वे लोग चना, मूंग का उत्पादन करते थे और पशुपालन में गाय, भैंस और सुअर आदि को पालते थे। तो ये उन क्षेत्रों से मिले साक्ष्य से पता चलता है कि वहां का लोग खेती में क्या करते थे और पशुपालन में कौन से पशुओं को पालते थे। अब हम चलते हैं कश्मीर का एक और है स्थल गुफ कराल। तो जब गुफ कराल में जब खुदाई किया गया तो वहां गेहूं और दलहन, साथ ही साथ सिल्वर और हड्डी की सुइयां भी प्राप्त हुए हैं। अब एक जगह है कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में है। भारत के उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है कोल्डी हवा। इस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र कोल्डी हवा में चावल, घड़े, मटके, पत्थर के औजार मिले हैं। तो इससे हमें इन स्थानों से जो मिले हुए सामग्रियां हैं, जो अवशेष मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, तो इससे उस समय के खेती और पशुपालन के बारे में उस काल के समय की जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए हमारा झारखंड में। तो झारखंड के सिंहभूम जिला के लोटा पहाड़ में जब खुदाई किया गया तो खुरचनी, बेखनी और बेधक के प्रमाण मिले। एक और स्थान है बारूडीह के संजय और सोमनाला नदियों के संगम में मृदभान, कुल्हाड़ी और हथौड़ी के आविष्कार मिले हैं। फिर बारूडीह से 3 किलोमीटर पूरब, बारूडीह से 3 किलोमीटर पूरब
से 9 पाषाण काल के कुल्हाड़ी और मृदभांड मिले हैं। एक और स्थान है बोलगारा के निकट बाना घाट से 9 पाषाण काल के 5 परस्तर कुल्हाड़ी, 4 वलय परस्तर, 1 परस्तर की थापी और काले रंग की मृदभांड का प्राप्त हुआ है। इन पुरातत्व स्थलों का खनन या खुदाई पुरातत्व निदेशालय द्वारा करवाया गया था। इन स्थलों से प्राप्त अवशेष या पुरातात्विक साक्ष्य हमारे झारखंड के अतीत की कहानी को बताता है, झारखंड के अतीत के प्रतिबिंब को दिखाता है। बच्चों, अब हम अंत में आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़, जैसा मैंने बताया कि मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ खेती के कई परमान के रूप में गेहूं और जौ के अवशेष और पशुपालन में भेड़ और बकरी के जीवाश्म उनके अंश मरे हुए का, पत्थर की कुल्हाड़ी, छेनी और चक्की, हड्डियों के से बने औजार और सुई तथा मृदभांड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में जो कच्चे घर थे वह चकोर तथा आयताकार में मिले हैं। चकोर, वहां के जो मकान बने हुए हैं वे चकोर और आयताकार में दिखते हैं और अधिकतर घर ईंट एवं मिट्टी से बने प्राप्त हुए हैं। कोल्डीहा, जैसा कि मैंने बताया कि कोल्डी हवा में चावल, घड़े, मटके, पत्थर के औजार इत्यादि मिले हैं। तो बच्चों, इससे हमें ये जो चावल जो कोल्डी हवा में मिला है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि पूरे विश्व में कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो चावल के अवशेष मिले हैं, बाकी जगह चावल नहीं के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन इस स्थान पर कोल्डी हवा में चावल के अवशेष मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि पूरे विश्व में यही एक पहला स्थान है जहां चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। याद रखें बच्चों कि कोल्डी हवा जो है जहां चावल के खेती के प्रमाण मिले हैं, तो संभवतः यह विश्व का पहला ऐसा स्थल है जहां चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज का आपको यह पाठ आसानी से समझ में आया होगा। मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो मैंने पुरातात्विक स्थल, खेती की शुरुआत कैसे हुई, पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, पहियों की आविष्कार की शुरुआत कैसे हुई, या उस समय के कौन कौन से औजार मिले हैं, क्या उस समय खेती होती थी, कहाँ किन स्थानों में मिली है, ये सारे चीज आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो बच्चों, आप एक बार जरूर अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे, समझेंगे, आपके दिए गए स्थानों, सामग्रियों जो अवशेष में मिले हैं उनके बारे में चित्र के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक में दिखाई गई है। तो आप बच्चे जरूर अपने पाठ्य पुस्तक को देखेंगे, समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। अब हम आपके बीच में अगले वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को आपके बीच में बतलाया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।